नमस्कार साथियों, न्यूज़ में कुछ दिनों से चल रहा है मुस्लिम एज ए कम्युनिटी के रिजर्वेशन राइट्स को लेकर के, और ये मुद्दा इसलिए भी आया है प्रकाश में क्योंकि कर्नाटक में जो वर्तमान की सरकार है उन्होंने मुस्लिम कम्युनिटी का 4% जो रिजर्वेशन आरक्षण मिलता है उसे खत्म कर दिया है। ये डिसीजन वहाँ की कैबिनेट ने ली है, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। प्लस आपको इस बात की जानकारी होनी चाहिए, इसकी सामाजिक पृष्ठभूमि की जानकारी होनी चाहिए, इसकी राजनीतिक पृष्ठभूमि की जानकारी होनी चाहिए, और आपको ये भी समझना होगा कि मुस्लिम कम्युनिटी जो है, जो रिलीजन इस्लाम जो फॉलो कर रहे हैं, उसके जो फॉलोअर्स हैं मुसलमान, क्या वो एक होमोजीनियस ग्रुप है। होमोजीनियस का मतलब सारे मुसलमान एक तरीके के हैं, एक तरह का उनका सोशल, एजुकेशनल, इकोनॉमिक बैकग्राउंड है। तो इसे विस्तार में समझते हैं और विभिन्न पहलुओं पर इसकी चर्चा करते हैं। आप बोर्ड पर देख रहे हैं ये सारे वेरियस आर्टिकल्स हैं जो द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस से लिए गए हैं। हमने एक समावेशी तरीके से इसे बताने का प्रयत्न किया है कि रिजर्वेशन एमंग मुस्लिम्स जो है उसके सिर्फ एक आयाम नहीं है, उसके वेरियस डायमेंशंस हैं। तो हम इसे समझते हैं। हम बात को आगे बढ़ाएं उससे पहले हम यहां पर देखेंगे कि ओबीसी और एससी रिजर्वेशन में जो बदलाव आया है कर्नाटक में, क्योंकि मुसलमानों का जो रिजर्वेशन है उसे पूरी तरह से खत्म कर दिया गया है, तो पहले उसे भी देख लें। तो देखते हैं, ये बदलाव से पहले का डेटा है इस तरफ और बदलाव के बाद का डेटा इस तरफ है। तो कैटेगरी 1 वहां पे 4% बैकवर्ड कास्ट के लिए रिजर्वेशन है। कैटेगरी 2A ये है आपका ओबीसी के लिए, ठीक है, 15%। फिर मुसलमानों के लिए 4%, वोक्कालिगा और लिंगायत के लिए विशेष रूप से उन्हें 4 और 5%, शेड्यूल कास्ट को टोटल में रख करके 17%, शेड्यूल ट्राइब को 5%, ठीक है, और 10% इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन जोड़ करके 66% आपका रिजर्वेशन हो जाता है। अब बदलाव के बाद क्या हुआ है कि जो मुसलमान की आरक्षण प्रतिशत थी वो खत्म कर दी गई है, और वोकालिगाज में 2 ऐड कर दिए गए हैं और लिंगायत में 2 ऐड कर दिए गए हैं। उससे वोकालिगाज का जो रिजर्वेशन परसेंटेज है वो 4 से 6 हो गया है और लिंगायत का 5 से 7। सिर्फ यही बदलाव नहीं हुआ है, जो एससी शेड्यूल्ड कास्ट थे उनका डिमांड था कि उनके अंदर भी सब कैटेगराइजेशन होना चाहिए। जैसे बिहार में दलित समुदाय को भी बांटा गया है, महादलित और सिर्फ दलित। महादलित में पासवान छोड़ करके ऑलमोस्ट सारे दलित समुदाय हैं बिहार में। तो यहां कर्नाटक में क्या किया गया है, फॉर द सेक ऑफ नोमेनक्लेचर, इट हैज नथिंग टू डू विथ आइडियोलॉजी, शेड्यूल कास्ट हैज बीन डिवाइडेड इनटू शेड्यूल कास्ट लेफ्ट, शेड्यूल कास्ट राइट, अनटचेबल्स एंड अदर्स, ठीक है। अब हम आते हैं डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन में। देखिए, वर्तमान में कर्नाटक राज्य में चुनाव है, और जब भी चुनाव का मौसम आता है तो कुछ चीजें राजनीतिक हो जाती हैं जबकि उनकी पृष्ठभूमि सामाजिक होती है। कर्नाटक में वोक्कालिगास को, लिंगायत को डोमिनेंट कास्ट कहा जाता है। अब डोमिनेंट कास्ट है क्या, इसका भी एक डेफिनेशन है। ऐसा नहीं है कि डोमिनेंट का एक लिटरल जो मीनिंग है कि दबंग जातियां, वो नहीं है। डोमिनेंट का एक सोशियोलॉजिकल डेफिनेशन है जो एस.एन. श्रीनिवास ने दिया था। एस.एन. श्रीनिवास भारतीय समाजशास्त्र में एक बहुत बड़ी हस्ती हैं, ठीक है। तो उन्होंने फील्ड स्टडी के माध्यम से बताया था कि जो डोमिनेंट कास्ट होगी उनके पास जमीनें ज्यादा होगी। तो जमीन क्यों इंपॉर्टेंट है, भारत एक कृषि प्रधान देश है और जमीन से ही प्रोडक्शन हो सकता है। और अगर आपको इकोनॉमी का जरा सा भी ध्यान है तो लैंड इज एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ कैपिटल, ठीक है। दूसरा, न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ, नंबर ज्यादा होगा। नंबर ज्यादा होने से डोमिनेंट कैसे हो जाएगी, जनतंत्र में संख्याओं का खेल है। अगर जिनकी जितनी संख्या होगी उतना उनकी हिस्सेदारी होगी। तीसरा, गवर्नमेंट जॉब में उनका रिप्रेजेंटेशन, ठीक है,
या फिर आप सिर्फ एजुकेशन बोल सकते हैं। एजुकेशन होगा तभी तो गवर्नमेंट जॉब में उनका रिप्रेजेंटेशन ज्यादा होगा। अब गवर्नमेंट जॉब में रिप्रेजेंटेशन से कैसे पर्टिकुलर कास्ट दबंग जाति बन जाती है? क्योंकि जितने भी गवर्नमेंट के स्कीम्स या बेनिफिट होते हैं वो डायरेक्टली पास डाउन थ्रू सोशल लिंकेजेस उनके लोगों के पास हो जाते हैं। उनके लोगों का मतलब अपने जातीय समुदाय के लोग, ठीक है। ऐसा एस.एन. श्रीनिवास बता रहे हैं, ठीक है। पर एस.एन. श्रीनिवास का यह भी कहना है कि जरूरी नहीं कि ये तीनों क्राइटेरिया एक डोमिनेंट कास्ट फुलफिल करे। हो सकता है उसका नंबर कम हो फिर भी वो डोमिनेंट हो जाए, हो सकता है उसके पास लैंड नहीं हो फिर भी वो डोमिनेंट हो जाए, या फिर गवर्नमेंट जॉब में उसकी हिस्सेदारी कम हो फिर भी वो डोमिनेंट हो सकती है, ठीक है। भारत देश में सिर्फ आपको एग्जाम्पल के पॉइंट ऑफ व्यू से समझाने के लिए, अगर आप हिंदी भाषी क्षेत्र से हैं तो डोमिनेंट कास्ट किसे कहेंगे? जैसे जाट हो गए, जैसे पटेल्स हो गए, जैसे गुजर हो गए, जैसे अहीर हो गए, इन्हें डोमिनेंट कास्ट कहा जाएगा, ठीक है। उसी तरह कर्नाटक राज्य में वो कालिगास जो है और लिंगायत जो है ये भी डोमिनेंट कास्ट है। एक और कास्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है कर्नाटक की पृष्ठभूमि से, उसे कहते हैं कुरुबा, ठीक है। ये थर्ड लार्जेस्ट कास्ट है कर्नाटक का, ठीक है। ये मैं क्यों बता रहा हूं, थोड़ी सी आपको राजनीतिक पृष्ठभूमि देने के लिए कि ये इस डिसीजन का राजनीतिक फायदा या नुकसान क्या हो सकता है। जो आप कालिगास है ये जनता दल सेकुलर का बेस वोट समझा जाता है, जो कुरुबाज है वो कांग्रेस के, और जो लिंगायत समुदाय है वो आपका बीजेपी का बेस वोट समझा जा रहा है, ठीक है। अब जब ये मुस्लिम कोटा हटा करके वो कालिगास और लिंगायत में बांट दिया गया है तो इससे कोशिश की गई है कि एक पर्टिकुलर समुदाय का झुकाव किसी और राजनीतिक दल से हो जाए, ठीक है। पर इस रिजर्वेशन को हटाने का विरोध बंजारा कम्युनिटी ने किया है, ठीक है, और वो कालिगास कम्युनिटी ने भी किया है। ये जो बंजारा कम्युनिटी है ये आपके महाराष्ट्र में भी होती है। इनका डिमांड था कि इन्हें ज्यादा रिजर्वेशन मिले जो इन्हें नहीं मिला, ठीक है। लिंगायत समुदाय के अंदर भी एक सेक्ट है, उसे पंचमसाली कहते हैं, पंचमसाली। अब इस समुदाय को भी लिंगायत समुदाय के रिजर्वेशन में एक बड़ा हिस्सा चाहिए था। ये इसका सब सेक्ट है। जो वीर शैव लिंगायत समुदाय है उसकी तुलना में पंचमसाली जो है उनका सामाजिक और एजुकेशनल स्तर थोड़ा कम है, तो इसलिए ये भी आरक्षण ज्यादा मात्रा में मांग रहे थे। ये इनकी मांग है जो पूरी नहीं हुई। इसके साथ हम लोग बढ़ते हैं टॉपिक पे कि किस ग्राउंड पे मुसलमान समुदाय का रिजर्वेशन हटाया गया है। कर्नाटक सरकार ने कही है कि संविधान में धर्म के नाम पर रिजर्वेशन की बात नहीं की गई है, और यह बात कुछ हद तक सही भी है कि धर्म के नाम पे रिजर्वेशन की बात बाबा साहेब अंबेडकर ने भी नहीं की थी, ठीक है। पर सुप्रीम कोर्ट का क्या स्टैंड है धर्म के नाम पे रिजर्वेशन का? तो एक बार आंध्र प्रदेश में 2013 में मुस्लिम समुदाय को रिजर्वेशन मिला था। तो जब ये रिजर्वेशन वहां आया तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ठीक है आप रिजर्वेशन दे दे, पर इसकी संवैधानिक जो बात है हम उसको देखेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने तब से लेके अब तक कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच नहीं बनाया है इस बात को बताने के लिए कि क्या रिलीजन के नाम पे रिजर्वेशन मिलना चाहिए या नहीं। जो वर्तमान के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं डी.वाई. चंद्रचूड़, उनका कहना था पिछले साल कि सुप्रीम कोर्ट जल्द ही इस चीज को कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के थ्रू पब्लिक करेगी कि ये संवैधानिक है या नहीं। तो अब हम देखते हैं जो हमारा टॉपिक है मुसलमान को रिजर्वेशन का, उसको थोड़ा डिटेल में देखिए। जो मुस्लिम कम्युनिटी है वो होमोजीनियस नहीं है। मुस्लिम कम्युनिटी अगर 2001 का सेंसस लेंगे, मैं 2001 की बात इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इससे फर्दर फर्क पड़ता है जो बात हम बताने जा रहे हैं। 2001 के सेंसस में मुसलमान समुदाय लगभग 14% है भारत में, ठीक है। तो उसमें जो मुसलमान का क्रीम लेयर है उसे अशराफ कहते हैं, ठीक है, और जो पिछड़े मुसलमान हैं उसे पसमंदा कहते हैं।
तो इनका भारतीय जनसंख्या में 2.1% हिस्सा है, इनका लगभग 12% हिस्सा है। तो अगर इनकी पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन की बात देखें तो जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं लोकसभा और राज्यसभा मिला करके, उनमें इनका रिप्रेजेंटेशन 5% है, इनका 0.8%। ये चौंकाने वाला तथ्य है जिसके ऊपर कभी भी डिस्कशन नहीं हुआ है। पसमानदा मुसलमानों के ऊपर बिहार के चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार ने एक बार बोला था, दूसरी बार अभी हाल फिलहाल में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बोला है। He talked about Pasmanda Musalman and Nitish Kumar ji also talked about Pasmanda Musalman. Whatever might be the political reason for it, but for the first time, political parties have spoken about Pasmanda Musalman in last 4 or 5 years or maybe 10 years. Prior to that, there has been no talk of it, and this reflects the hypocrisy of Ashraf Muslim intellectuals. इन्होंने, हम जब डिटेल में देखेंगे तो हम ये समझेंगे कि इनको उभर के आने ही नहीं दिया है। जब भी इनके हित की बात हुई है, भले ही किसी ने अपने राजनीतिक फायदे को साधने के पॉइंट ऑफ व्यू से इनकी बात की, इनके जो इंटेलेक्चुअल्स हैं उन्होंने उस अपॉर्चुनिटी को आने ही नहीं दिया। देखिए 2013 में जो ओबीसी या पिछड़े मुसलमान थे, उनको आंध्र प्रदेश में स्पेसिफिक रिजर्वेशन मिल रहा था, ठीक है, और इस रिजर्वेशन के खिलाफ फतवा जारी करते हैं उलेमा, और ये उलेमास होते कौन है? अशराफ मुस्लिम। और जो ओवैसी साहब हैं वो हमेशा मुसलमान की भले की बात करते हैं, लेकिन उन्होंने भी इस फतवे के समर्थन में अपना फतवा जारी किया जब पसमंदाओं को स्पेसिफिक रिजर्वेशन मिल रहा था। अब यहां बता देने के बाद मैं थोड़ा और डिटेल में बताता हूं कर्नाटक में क्या हुआ है। देखिए कर्नाटक में जो 4% मुस्लिम रिजर्वेशन खत्म हुआ है, उससे क्या हुआ है, जो मुस्लिम की एलीट क्लास है अशराफ, वो तो डेफिनेटली इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए अप्लाई कर सकती है, ठीक है, अगर उनके पास पैसा नहीं है तो 10% रिजर्वेशन का वो हिस्सा हो गया। जो ओबीसी मुसलमान हैं उनको अभी भी अदर बैकवर्ड कास्ट के अंदर रिजर्वेशन प्राप्त है। दे आर 10 मुस्लिम कास्ट who have got reservation as an OBC in Karnataka. That's a fact. दूसरा, एसटी में भी मुसलमानों को रिजर्वेशन प्राप्त है। सिद्धि ट्राइब है कर्नाटक की, ये मुस्लिम है और इसे रिजर्वेशन प्राप्त है, ठीक है, ये मुस्लिम ट्राइब है, ठीक है, ये अफ्रीकन मूल की है बेसिकली, ठीक है, जांजिबार आइलैंड से भारत आई थी, ठीक है, और मलिक अंबर जो जहांगीर के दांत खट्टे कर दिए थे और जिनके गुरिल्ला वॉरफेयर से शिवाजी ने इंस्पिरेशन लिया था, वो इसी ट्राइब को बिलोंग करते थे, ठीक है। तो मुसलमानों का रिजर्वेशन खत्म नहीं हुआ है, वो जो स्पेसिफिक रिजर्वेशन था मुस्लिम एज ए रिलीजन वो खत्म हुआ है। नाउ दीज मुस्लिम्स कैन अप्लाई फॉर 10% इन ईडब्ल्यूएस कोटा एंड 10 मुस्लिम कास्ट आर ऑलरेडी अंडर बैकवर्ड कास्ट कोटा, ठीक है। अब हम बात करते हैं राजेंद्र सच्चर कमेटी की। देखिए इस कमेटी ने 2005 में अपने कमीशन का जो इन्होंने डिटेल डाला था, तो स्टडी किया था सोशियो इकोनॉमिक एंड एजुकेशनल कंडीशन ऑफ मुस्लिम। तो इन्होंने बताया था कि जो मुसलमान हैं उनके अंदर भी वर्ण व्यवस्था है, वो मुस्लिम एज ए समुदाय की तरह यूनिफॉर्मली देखना गलत बात होगा, ठीक है। अब आप कहिएगा इस्लाम के अंदर कास्टिज्म, देखिए बिहार के क्षेत्र में कहावत है इस्लाम में जातीयता नहीं है, मुसलमानों में है, ठीक है। अब इस रिपोर्ट के अनुसार आप मुस्लिम्स को डिवाइड कर सकते हैं मेजरली 3 ग्रुप्स में, अशराफ, अजलाफ और अर्जल। जो अशराफ हैं वो शेख, सैयद, पठान, मुगल, राजपूत ऐसे वाली बिरादरी हो गई, जो मानते हैं कि कहीं ना कहीं उनका ओरिजिन या ताल्लुक भारत के बाहर है। जो शेख हैं वो अपने आप को शेख ज़ादा ऑफ अरेबिया से रिलेटेड करते हैं, जो सैयद हैं वो प्रॉफिट मोहम्मद के वंशज मानते हैं खुद को, जो आपके पठान हैं वो 2 भाग में बढ़ जाते हैं, नुस्ली और दीवानी। जो नुस्ली होते हैं वो अपने आप को अफगानिस्तान से मानते हैं, जो दीवानी होते हैं वो राजपूत कन्वर्टेड मुसलमान होते हैं, ठीक है।
फिर जो मुगल होते हैं वो मुगल से संबंधित थे, फिर जो तुर्की होते हैं वो सेंट्रल एशिया से संबंध रखते हैं अपना, ठीक है। इनकी प्रतिशत तो बहुत कम है। जो आपके अजलाफ हैं वो मेजरली जो सर्विस कास्ट थी, सच एज वीवर अंसारी, सच एज दर्जी टेलर्स, सच एज कारपेंटर्स बढ़ई, तो ऐसी जो सर्विस कास्ट है, सोशियोलॉजी में अगेन टर्म है कामिन जाति और जजमानी जाति। जो सर्विस कास्ट है उसे कामिन कहते हैं, तो इनका संबंध कामिन कास्ट से है। जो आपके अर्जल्स हैं ये दलित या कोट अनकोट अनटचेबल्स, ठीक है, उनके अंदर आते हैं। आप इनकी डॉक्यूमेंट्री भी देख सकते हैं और इनका जो स्तर है वो इस्लाम के फोल्ड में जाने के बावजूद उसमें कोई बदलाव नहीं हुआ। जो लोग तर्क देते हैं कि लोग कन्वर्ट हुए थे इक्वालिटी के लिए, क्योंकि इस्लाम एक धर्म था जिसमें जाति व्यवस्था नहीं थी, तो ये तर्क संगत नहीं लगता है कि जब कन्वर्शन हो ही गया तो फिर जाति व्यवस्था कैसे बनी रही। और इन तीनों में रोटी बेटी का संबंध नहीं है। जब मैं रोटी की बात करता हूं तो साथ में खाने का मतलब, इफ समवन इज ईटिंग विद समवन एल्स दैट मीन्स दे आर ट्रीटिंग दैट पर्सन इक्वल। बेटी का मतलब होता है मैट्रिमोनियल अलायंसेस, शादी की व्यवस्था, ठीक है। तो ये रिपोर्ट इन्हें 3 भाग में बांटता है। अब पसमंदा, जिसके अंदर आपके अशराफ मुसलमान छोड़ करके बाकी की जो तो कैटेगरी है, अजलाफ और अर्जल, उससे बनता है, ठीक है। जो पसमंदा मुसलमान है इसका अगर आप डेटा देखेंगे तो ऑल इंडिया पसमंदा मुसलमान महज के वेबसाइट पे मिल जाएगा। राज्यसभा के एक सांसद हैं अली अनवर अंसारी, उन्होंने इनके बारे में काफी डिटेल में लिखा है, ठीक है। देखिए, जो इनके एक्टिविस्ट हैं और जो इनके इंटेलेक्चुअल्स हैं वो एक्सपोज करते हैं कि जो अशराफ मुस्लिम हैं उन्होंने एक हिपोक्रेसी मेंटेन करके रखी है और मुस्लिम वोट बैंक का फायदा अपने लिए उठाया है। जो सेकुलर पार्टीज भी हैं जो अपने आप को सेकुलर बोलती हैं, उन्होंने भी सिर्फ और सिर्फ अशराफ मुसलमानों का फायदा पहुंचाया है, ठीक है। अब इसके अलावा जो पार्टी वर्तमान में सत्ता में है वो अगर इसके तरफ देख रही है तो उसके राजनीतिक कारण हो सकते हैं, इनके एक्टिविस्ट का कहना है, पर अल्टीमेटली इनका फायदा तो होगा। अगर वर्तमान की सरकार इन्हें रिजर्वेशन दिलवा रही है, इनके रिजर्वेशन को बढ़ावा दे रही है, इनके बच्चों को शिक्षा और नौकरी में बढ़ावा दे रही है, तो इनका तो फायदा होगा। अशराफ के लीडरशिप में कभी इनकी लीडरशिप होने नहीं दी गई, ये इनके एक्टिविस्ट कहते हैं। और ऑल इंडिया पसमंदा मुस्लिम महज के वेबसाइट पे डिटेल अवेलेबल है, वहां पे उन्होंने ऑल इंडिया में पसमंदा को मुसलमान से पहले रखा है, ठीक है। अब इस बात को समझिए, देखिए, जो इनको रिजर्वेशन ओबीसी का अगर मिलता है, ओबीसी रिजर्वेशन, तो इन्हें फायदा पहुंचेगा, तो इन्हें ओबीसी रिजर्वेशन तो मिल ही रहा होता है, ठीक है। इन्हें एससी रिजर्वेशन नहीं मिलता है, ठीक है। जो इनके अंदर अर्लज है उन्हें एससी रिजर्वेशन नहीं मिलता है, तो इनका डिमांड है कि जो इनका एक बड़ा तबका है उसे एससी शेड्यूल्ड कास्ट के अंदर ट्रीट करना चाहिए, ठीक है। अब आप ये भी समझिए कि जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है, ठीक है, उसमें जो 25% राइट टू एजुकेशन एक्ट के तहत जो सोशली और इकोनॉमिकली बैकवर्ड लोग हैं उन्हें 25% रिजर्वेशन मिलना चाहिए, पर इन्हें वहां पे कोई रिजर्वेशन नहीं मिलता है। जबकि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में इन्हें ओबीसी रिजर्वेशन का फायदा पहुंचता है। तो ये एक हिपोक्रेसी है या नहीं है? अगर आप मुसलमानों को एज ए यूनिफॉर्म ग्रुप समझ रहे हैं सामाजिक और शैक्षिक स्तर पे, तो एक बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, ठीक है। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इनका स्टेटस तो उनके बराबर है ही नहीं। तो डेफिनेटली अगर इन्हें आगे बढ़ाना है और देश का विकास करना है तो इनके लिए पॉलिसी स्पेसिफिक बननी चाहिए। पर जब भी इनके लिए पॉलिसी स्पेसिफिक बनती है तो सबसे बड़ा विरोध अशराफ मुसलमानों की तरफ से होता है, क्योंकि तब वहां पर उनकी लीडरशिप छीनने का डर होता है। जैसे मंडल कमीशन आने के बाद जो साइलेंट रिवॉल्यूशन एमंग द ओबीसीज हुआ है, जिसकी बात रुडोल्फ एंड रुडोल्फ ने भी की है और विभिन्न समाज शास्त्रियों ने भी की है, वो इनके अंदर नहीं हुआ है। अब साइलेंट रिवॉल्यूशन की जो मैं बात कर रहा हूं वो क्या है? पोस्ट मंडल आयोग का जो ओबीसी रिजर्वेशन का लेके इशू था, जब इसे डिबेट किया गया पार्लियामेंट में, तो जो एक बड़ा तबका था उसे इस बात का एहसास हुआ कि जिन्हें वो अपना प्रतिनिधि चुन के भेजती है
वो प्रतिनिधि इन्हें स्पेसिफिक रिजर्वेशन नहीं देना चाहते हैं, ठीक है। तो उस समय इनका 11% से लेकर 18% तक वेरियस एमएलए एमपी में रिप्रेजेंटेशन था, पर उसके बाद उनके रिप्रेजेंटेशन में अचानक बढ़ोतरी हुई है, ठीक है। और वो बढ़ोतरी कैसे हुई? इन्हें एहसास हुआ कि अगर इन्हें अपने हक की बात करनी होगी तो इन्हें अपने में से किसी को भेजना होगा। अब आप इस बात को मान सकते हैं कि मैं थोड़ी डिविजिव बात बोल रहा हूं, ठीक है, बांटने वाली बात बोल रहा हूं। देखिए, अंबेडकर ही दलित के लीडर के रूप में उभर पाए, गांधी जी नहीं उभर पाए। गांधी जी ने कोशिश की, उसकी वजह यह है जो सब्जेक्टिव रियलिटी है उसका ऑब्जेक्टिव अंडरस्टैंडिंग अंबेडकर को ही था, क्योंकि वो उस जिंदगी को जिए थे, उसको एहसास किए थे, ठीक है। गांधी जी ने उसे बाहर से देखा था, उसे समझने की प्रयास की थी, पर वो एहसास नहीं था, क्योंकि कभी वो खुद सब्जेक्टेड नहीं रहे। इसको आसान भाषा में बताता हूं, जब कोरोना का लहर आ रहा था तो लोग कह रहे थे ऐसी कोई बीमारी नहीं है, क्योंकि उन्हें कभी वो बीमारी हुई नहीं थी। जब कोरोना उनके घर परिवार में फैला तो उन्हें एहसास हुआ, ठीक है, जो जातीय भेदभाव है, जो शीर्ष पे बैठा हुआ व्यक्ति है, अगर उसका ज्यादा एक्सपोजर ना हो तो उसे ये कभी लगेगा ही नहीं कि ये भेदभाव होता भी है, ठीक है। रेसिज्म आप मानते हैं, पर जातीय भेदभाव आप नहीं मानते हैं। इसलिए नहीं मानते हैं बिकॉज यू हैव नेवर बीन सब्जेक्टेड टू इट, ठीक है, ये सच्चाई है। अब जब पसमंदाओं की बात होती है तो इन्हें बरगलाया जाता है, कहा जाता है कि ये मुसलमान की हित की बात नहीं है, और चूंकि लीडरशिप अशराफ के पास है तो अशराफ कभी भी उस चीज को अपने हाथ से फिसलने नहीं देंगे। ये भी एक सच्चाई है। एक्सेप्शंस होंगे, जो अशराफ के इंटेलेक्चुअल्स होंगे सही मायने में, वो इस बात को समझते होंगे कि पसमंदाओं को थोड़ी या उससे ज्यादा मदद की आवश्यकता है ताकि उनका भी सामाजिक विकास हो, ठीक है। मैं इन टोटल किसी को ब्लेम नहीं कर रहा हूं, बस समझा रहा हूं कि जो पसमंदा एक्टिविस्ट हैं उनका क्या कहना है, ठीक है। अब अगेन उस रिजर्वेशन को हटाया गया है तो हो सकता है कि उससे एक राजनीतिक संदेश देने की कोशिश की गई है कि मुसलमानों का तुष्टीकरण नहीं होगा, पर इससे फायदा एक बोल्ड डिसीजन वही पार्टी ले सकती है जिसने तुष्टीकरण एक पर्टिकुलर वर्ग की नहीं की है या अब वो नहीं करना चाहती है, ठीक है। आप ऑल इंडिया पसमंदा मुस्लिम महज की अगर वेबसाइट पे जाएंगे तो वहां पे एग्जांपल्स दिए गए हैं कि जैसे सो कॉल्ड सेकुलर पार्टीज, जो अपने आप को सेकुलर बताती है, उसने टिकट ही नहीं दिया है पसमंदाओं के लीडर्स को। अगर गलती से भी किसी पसमंदा लीडर को टिकट मिला है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का एक मेजर पॉलिटिकल पार्टी से, तो उसका विरोध भी अशराफ मुसलमानों ने ही किया है, ठीक है। और दे हैव इंश्योर्ड दैट द पसमंदा लीडरशिप डज नॉट कम्स आउट विक्टोरियस इन एन इलेक्शन। अब आप मुझसे कहेंगे कि ये कैसे संभव है? तो ये जो ज्यादातर इनके लोग हैं पसमंदा मुसलमान, जो इनका वोट बैंक है, ये काम किसके यहां करती है? जाहिर सी बात है उनके यहां करेगी जिनके पास जमीन होगी, जिनके पास सत्ता होगी, जिनके पास वेरियस रिसोर्सेज होंगे, कैपिटल होंगे। तो जो कैपिटल कंट्रोल कर रहा है वो इन्हें डरा सकते हैं, धमका सकते हैं, और उसकी वजह से इनका जो वोट बैंक है वो बूथ तक पहुंचता ही नहीं है। इसे ही राजनीतिक या पॉलिटिकल साइंस में बूथ मैनेजमेंट कहते हैं। तो उसकी वजह से भी जो पसमंदा है उनके अंदर लीडरशिप नहीं उभरी है। अब लीडरशिप उभारने के लिए जरूरी है अफर्मेटिव एक्शन, एक कोई अच्छा एक्शन हो इनके फेवर में। तो नरेंद्र मोदी जी ने स्नेह रैली की बात की तो पसमंदा मुसलमानों ने कहा कि नहीं, हमें स्नेह नहीं चाहिए, हमें इज्जत चाहिए, ठीक है। स्नेह का मतलब होता है कि आप हमें एक पैट्रोनेज देना चाहते हैं, हम पिछलग्गू नहीं बनना चाहते हैं किसी की, आप हमें वो दीजिए जो मेरा हक है, हुकूक है, ठीक है। तो हम समझते हैं इनका हक हुकूक की जो बात करते हैं, इनके पॉलिटिकल और सोशल डिमांड्स क्या हैं। तो इनके पॉलिटिकल और सोशल डिमांड्स ये हैं, पहला, पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन इन प्रोपोर्शन टू पॉपुलेशन। इनकी प्रतिशत भारतीय जनसंख्या में लगभग 13 से 14% है, तो ये रिफ्लेक्ट भी होनी चाहिए जमहूरियत में, डेमोक्रेसी में। अब जब सब कोई यही बोलता है कि लोग अपने जाति को ही वोट देते हैं या फिर मुसलमान अपने धर्म के लोगों को ही वोट देते हैं, तो फिर ये बात तो सच होनी चाहिए, इनका इतना प्रतिशत होना चाहिए। राज्यसभा में शायद ही कोई पसमंदा मुसलमान होगा, अगर होगा तो उंगलियों पर गिना जा सकता है। राज्यसभा में डायरेक्ट इलेक्शन नहीं होता है, तो पार्टियां उन्हें ही चुनती हैं जो अपने आप को मुस्लिम समुदाय का लीडर घोषित करवा लेते हैं। मुस्लिम कम्युनिटी एज ए होल से वोट तो ले लेते हैं पर इनका फायदा नहीं पहुंचाते हैं। दूसरा है, इनके अंदर जो अर्लज मुसलमान हैं वो क्या है, शेड्यूल्ड कास्ट है, एक्चुअली दलित हैं, तो उनको शेड्यूल्ड कास्ट का रिजर्वेशन मिलना चाहिए।
पर यहां पर आकर के एक प्रॉब्लम होता है, वो प्रॉब्लम ये है, प्रेसिडेंशियल ऑर्डर 1950 के अनुसार जो शेड्यूल्ड कास्ट है वो सिर्फ हिंदू रिलीजन में हो सकते हैं, क्योंकि जब आप कन्वर्ट किए थे तो आप तो यही सोच के कन्वर्ट किए थे कि या जो लोग बोलते हैं कि जो वर्ण व्यवस्था है वो सिर्फ हिंदू धर्म में ही है, तो जब ये बोलते हैं तो डेफिनेटली दलित एससी का रिजर्वेशन भी हिंदू धर्म वालों को मिलेगा। पर इसमें अमेंडमेंट्स हुए हैं और जो सिख हैं उनके दलित को भी मिला है और जो बौद्ध हैं उन्हें भी है, ठीक है। तो ये अमेंडमेंट इनके लिए भी होनी चाहिए, पर समय समय पर जो बेसिक टीनेंट्स होते हैं इस्लाम के उसको लेकर के जजमेंट आते रहते हैं। जो अभी हिजाब का ही मामला था तो उसमें बताया गया ये बेसिक पार्ट नहीं है इस्लाम का, ठीक है। तो ये भी हो सकता है कि वर्ण व्यवस्था तो बेसिक पार्ट नहीं है इस्लाम की, तो इसमें हमें देखना होगा कि गवर्नमेंट कैसे अफर्मेटिव एक्शन लाती है या सुप्रीम कोर्ट इनके लिए स्पेसिफिकली क्या इंटरप्रिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन करती है। थर्ड, रिजर्वेशन ऑफ दलित एंड पसमंदा मुस्लिम इन माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन। ये चौंकाने वाला तथ्य है, पर यह है कि इन्हें माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस में रिजर्वेशन मिलता ही नहीं है। अगर कोई माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन बनती है, जैसे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है, मैं सिर्फ समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहा हूं, इसके अलावा भी कुछ और एग्जाम्पल दिए जा सकते हैं। तो जो भी माइनॉरिटी इंस्टीट्यूट होती है उसको कुछ फायदा मिलता है, अपने माइनॉरिटी इंस्टीट्यूट होने का फायदा तो वो ले लेती है, पर जब पसमंदा मुसलमान कहता है कि मुझे भी इसमें रिजर्व सीट दो, तो ये उन्हें एज ए मुस्लिम ट्रीट करती है, मुस्लिम में पिछड़ा ट्रीट नहीं करती है। जबकि मैं सिर्फ समझाने के पर्पज से बता रहा हूं, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी या फिर JNU, वहां पे उन्हें ओबीसी होने का रिजर्वेशन मिलता है, फायदा मिलता है, ठीक है। ये दोनों एग्जाम्पल एक्चुअली साइट किए गए हैं ऑल इंडिया पसमंदा मुस्लिम महज के साइट पे भी और उनके एक्टिविस्ट के द्वारा भी, इसलिए मैंने दिया है, ठीक है। पर यहां नहीं मिलता है, तो इनका कहना है कि हमें माइनॉरिटी इंस्टीट्यूट होने का फायदा क्या हुआ जब हमारे हक और हुकूक की बात नहीं हो रही है। तो ये उनका डिमांड है कि हमें वहां मिलना चाहिए। तो इस संदर्भ में अगर हम सिर्फ कर्नाटका के इस मुद्दे को आइसोलेटेड देखेंगे तो हम नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि एज ए सिविल सर्वेंट आपको होलिस्टिक व्यापक जानकारी किसी भी मुद्दे पे होनी चाहिए। जरूरी नहीं है कि आप सारी बातें एग्जाम में लिख लें, पर आपको जानकारी होनी चाहिए एज एन इन्फॉर्म्ड सिटीजन एज वेल। तो फिर हमारे साथ बने रहिए। हमारे ऐप को आप डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से, आप हमें यूट्यूब पे लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।